नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बच्चों, हम सब हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानते हैं। ये हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। भारत की जो आधुनिक मिसाइल है, क्षेपणास्त्र है, उसके निर्माण में और उसके प्रक्षेपण में यानी उसको बनाने में और उसको लॉन्च करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है और बच्चों से उनको बड़ा लगाव होता है। तो इस पाठ में उन्होंने बच्चों से विविध विषयों पर बातचीत की है। बच्चों ने भी उनको बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके जो उत्तर दिया है वो हम इस पाठ में समझेंगे। डॉक्टर कलाम बच्चों से क्या कहते हैं? तो डॉक्टर कलाम अपने एक बचपन की घटना कहते हैं। तब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे और उनके एक शिक्षक थे जिनका नाम था श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाते हैं। वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। बालक कलाम इससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। पक्षियों के उड़ने की क्रिया देखकर उनको एक प्रेरणा मिलती है। भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण क्या है? तो डॉक्टर कलाम ये मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है, विचार कर सकता है, उसी में वह अपनी बात को, अपने विचार को अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। तो हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर हमें वैश्विक स्तर पर काम करना है, वैश्विक स्तर पर हमारा संपर्क बनाना है, तो हमें अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का भी ज्ञान रखना जरूरी है। बच्चों के प्रश्न पूछने पर जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके हिसाब से जीवन में सफल होने का मंत्र क्या था? तो वो बोलते हैं कि पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है, अपना लक्ष्य निश्चित करो और जब लक्ष्य निश्चित हो जाता है तब उसी दिशा में कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करने पर उनके सामने आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको जीतो और अगर उनको जीतोगे तभी जीवन में हमें सफलता मिलती है। अगर मेहनत करेंगे तो सामान्य आर्थिक स्थिति के जो बालक है वो भी परिश्रम करने से, साहस पूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अपने देश में 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना है और यह काम हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती यानी चैलेंज है। हमारे देश में पर्याप्त यानी पूरी मात्रा में युवा शक्ति है, पर्याप्त संसाधन है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गरीबी है। हमारे देश में अभी पूरे संसाधन हैं जिसको हम अच्छी तरह से उपयोग में ले सकते हैं और हमारे लिए इस चुनौती का सामना करना अभी कठिन नहीं है। डॉक्टर कलाम के अनुसार हमें बढ़ती जो जनसंख्या है उसके ऊपर काबू कैसे पाना है और बेरोजगारी का निवारण कैसे करना है। तो वो मानते हैं कि हमें स्त्री शिक्षा का विस्तार करना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता प्रकट करनी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी हमें उद्योग और धंधों की स्थापना करनी चाहिए। ये सब कार्य से हमारे देश में जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। डॉक्टर कलाम
डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उनको भी एक अच्छे काम करने चाहिए और उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए प्रयास भी करना चाहिए, जो गरीब से भी गरीब है, जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हम गरीबी की रेखा के नीचे रहते हुए लोग कहेंगे। तो हमारे नेताओं को भी उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए। और आज सेना में महिलाओं को भी बराबरी देनी चाहिए। भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है। तो बच्चों, हमें डॉक्टर कलाम ने इतनी सारी बातों का एक अच्छी तरह से हमें अपने विचारों को अच्छी तरह से हमारे सामने प्रदर्शित किया है। अभी हम इस पाठ का पठन करेंगे। तो ये पाठ जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है, यानी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न होती है जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, यानी जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे तब ये बातचीत हुई थी और वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वो हमेशा बच्चों की जिज्ञासा, यानी जो जानने की इच्छा होती है, उनकी जो उत्सुकता होती है, उनके जो प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैड स्कूल, चेन्नई। वो प्रश्न पूछता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत, यानी जीता जागता उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी, यानी यादगार यानी याद, हमें बरसों तक वो याद ही रहे, ऐसी घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। मन मस्तिष्क यानी मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली, यानी इसी घटना से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली, यानी प्रोत्साहन मिला और मैं आगे पढ़ सका। प्रश्नकर्ता यानी दूसरा विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, शरयू मक्कर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? यानी हम बचपन में जो पढ़ते हैं वो हमें किस भाषा में पढ़ना चाहिए? हमें किस भाषा को प्रमुखता यानी महत्व देना चाहिए? डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, मैंने माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई, यानी वो अपने प्राथमिक शिक्षण यानी माध्यमिक शिक्षा तक वो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से करते हैं। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। यानी वो ऐसा मानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में वो अच्छी तरह से सोचता है और वो जो सोचता है
वो अपनी मातृभाषा में सहजता से यानी स्वाभाविकता से वो कहने में सक्षम यानी समर्थ होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं, यानी इसमें कोई प्रश्न नहीं है। ये सच बात है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा भी नितांत आवश्यकता है। यानी हमें अगर बड़े होकर विदेश से संपर्क रखना है, मेल जुलाव रखना है, तो उसके लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा यानी दूसरों के लिए कांटेक्ट के लिए, मिल जुलाव के लिए हमें इस भाषा की नितांत यानी अत्यंत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। वो प्रश्न पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम उसका जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब आप थोड़े बड़े होते हैं, युवा अवस्था में आप कदम रखते हैं, पहुंचते हैं, तभी आपको अपना लक्ष्य, अपना ध्येय निर्धारित कर लेना होगा, निश्चित कर लेना होगा कि आपको क्या बनना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, अगर अपने मन में आप सोच लेते हो कि आप क्या बनना चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। तभी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आप अपना प्रयास यानी प्रयत्न कर दो और उसके लिए जो भी मेहनत करनी है आप शुरू कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, यानी बहुत ही आप मेहनत करो। जो जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सामना बड़ी बड़ी मुसीबतों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपको कठिनाइयों से और बाधाओं से डरना नहीं है। आपके अंदर दृढ़ साहस यानी एक मनोबल आपको पैदा करना होगा और समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। ये जो समस्या आती है उसको आपको उस समस्याओं से लड़ने में, उसको पराजित करने में आपको महारत यानी आपको कुशलता हासिल करनी पड़ेगी, तभी जीवन में सफल आप हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। अर्जित करना यानी प्राप्त करना। आपको दिन ब दिन, रोज़ रोज़ आपको अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। प्रश्नकर्ता और चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। चुनौती मीन्स समस्या, एक ऐसी हमारे ऊपर एक चुनौती है जिसको हमें मिटाना है, एक चैलेंज है हमारे सामने। तो डॉक्टर कलाम उसका जवाब देते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। यानी हमारे देश को एक 2020 तक जो भी चल रहा है उस तक हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है और हमारे देश के जो 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं उन सभी को हमें खुश करना है, उनके सभी मुसीबतों को हमें दूर करना है। यही हमारे राष्ट्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। और विद्यार्थी उसके प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकर्ता हर्ष चांदक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर कलाम उसका आंसर देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। साहस उसको कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना हम जब दूसरों का दुख दूर कर सकते हैं, दूसरे पर आई मुसीबत से उसको बचा सकते हैं, यही हमारा एक साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी
भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी विशाल। भारतीय मूल यानी हमारी भारतीय संस्कृति, उसकी जो जड़ है, उसका हमारे देश का कोई भी व्यक्ति उस परिवार का एक अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। विरासत यानी हमारी धरोहर, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति की धरोहर, उसका बेस, उसकी जड़, उसके ऊपर हर एक व्यक्ति को अपना गर्व है। सौभाग्य से, अच्छे नसीब से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आप लोग हमारे देश में रह रहे हैं, अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आप मातृभूमि में रह रहे हैं, आप मातृभूमि का ही खा रहे हैं, पी रहे हैं और मातृभूमि से जुड़े हैं, यही आपकी एक लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? वो पूछते हैं तो डॉक्टर कलाम उसका आंसर देते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, दस्तकार यानी शिल्पकार, जो हाथ से अपनी कारीगरी करता है, कला कारीगरी करता है, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। अभिन्न यानी जुड़े हुए अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, उसकी भी हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश को चलाने सिर्फ वैज्ञानिक की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है। हमारे देश में किसान की भी इतनी ज़रूरत है, मजदूर की इतनी ज़रूरत है, कलाकार की भी इतनी ज़रूरत है और ये शिल्पकार की भी इतनी ज़रूरत है। वो भी हमारे देश के ही अंग हैं और उसके बिना भी हमारा देश चल सकता नहीं है, तो उनकी सेवाओं को भी हमें समान रूप से उसकी ज़रूरत है। तो आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आपको जिसमें भी रस है, आपको जो भी बनना है, आप उसमें ही, अपने क्षेत्र में ही आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यानी आपको जो भी बनना है तो वो आप क्षेत्र में उन्नति करें। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? तो डॉक्टर कलाम इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी अगर देश का विकास होता है तो वो ही जनसंख्या को रोकने के लिए एक औषधि के समान है। इससे जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा को की बात भी सम्मिलित है। यानी जन शिक्षा में स्त्रियां भी आ जाती है, स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। यानी 2020 का जो मिशन बना हुआ है वो भी भारत के जो युवाओं है, युवा शक्ति है, उनको रोजगारी मिलने के अवसर उनको मिलेंगे, उनके लिए सुलभ होगा, यानी उनको मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग और धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम उनका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। 1 अरब यानी 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यानी बहुत सारे
25 वर्ष के कम है यानी युवा है, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी कि हमारे पास ये जो उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, जो हमारे पास जो संसाधन है वो भी हमारे पास है। और हमारे देश के पास युवा शक्ति है, प्राकृतिक संसाधन भी है और 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी अगर 54 करोड़ युवा अगर एक साथ विचार करेंगे तो उनके विचार की एकता का निश्चय हमारे देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। यानी स्कूल में अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमें उनकी पढ़ने के पैसे मिलते हैं, उसको छात्रवृत्ति कहा जाता है। साथ ही उच्च कक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने की हेतु पात्रता भी बनेगी। यानी अगर हम अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमारे उच्च शिक्षण के लिए हमें बैंकों द्वारा लोन वगैरह भी मिलता है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। उत्कृष्ट कार्य यानी हमारे श्रेष्ठ कार्य करने पड़ेंगे जिससे बाधाएं पराजित हो सकती हैं। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी, यानी बी लेवल का द्वितीय वर्ष में यानी कॉलेज का विद्यार्थी है ये। तो वो प्रश्न पूछता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ यानी हमारे जो नेता हैं वो। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो जो होते हैं वो हमारे लिए दूरदर्शितापूर्ण यानी बहुत लंबे समय का सोच के बहुत सारी योजनाएं बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। ये महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत पर उन्होंने निष्ठा से काम किया था और राजनीतिक सिद्धांत को उन्होंने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ में बदल दिया था और उसी भावना से उन्होंने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो अभी के जो नेता हैं, वर्तमान राजनीतिज्ञ है, वो भी अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता यानी अच्छा ज्ञान और पारदर्शी कार्य जो हम देख सके ऐसे अंदर नहीं करेंगे। हमें भी, जनता को भी मालूम पड़े कि ये क्या कार्य कर रहे हैं और मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। हमारे देश में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं, जिनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना नहीं मिल रहा। तो उनके लिए भी, उनके उत्थान के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। हमारी रक्षा की दृष्टि से यानी हमारी आर्मी है, हमारा डिफेंस है, उसके विज़न से आगे देखा जाए तो डॉक्टर कलाम उसका जवाब देते हैं। विज़न 2020 में रक्षा अनुप्रयोग यानी डिफेंस में हमारी सेना के क्षेत्र की
पुनः प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। हमारे देश की जो सेना है उसमें भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी इसमें भी महिलाओं का उतना ही योगदान रहेगा जितना पुरुषों का होता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। हमारी जो 3 सेना है उस तीनों सेना में हमारी महिला अधिकारी नियुक्त की जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी राष्ट्रीय क्षमता में आगे बढ़ने के लिए, आगे वृद्धि के लिए महिलाएं जो है वो स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके वो अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? अति विशिष्ट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। तुमने तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, यह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यानी हम बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पीछे बहुत सारे खर्च करते हैं उनके आगता स्वागतता में, तो अभी हम ये ऐसे खर्चे नहीं करेंगे और हम हमारे देश की जो ज़रूरत है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। अस्तु।